हेलो एवरीवन। आज है 6 अगस्त और हम 6 अगस्त द एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन से पहले उन सारे विद्यार्थियों के लिए कि जिन्होंने अटूट मेहनत करके सफलता प्राप्त की है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। वो ऐसे ही ज़िंदगी में और आगे बढ़े और अपने मेहनत के दम पर अपने को प्रूफ करें, साबित करें। और मेरी अपील उन सारे कैंडिडेट से जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मायूस ना हो। अगर आपका रिज़ल्ट सही नहीं आया है तो उतना ही जितना आपके अंदर मायूसी पैदा हो रही है, तो अपने को इतना मजबूत करो, इतना सशक्त करो, उस मायूसी को अपनी ऊर्जा में बदल दो। और अगर आप उस मायूसी को अपनी ऊर्जा में बदल दोगे तो यकीन मानो कि अगला साल तुम्हारा ही नंबर आने वाला है। ठीक है। और उन लोगों से मेरी बात जो कि अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए, एक अटैम्प्ट में नहीं दिए, तो उनके लिए मेरा मैसेज ये होगा कि आप उन लोगों से सीखो जो कई कई अटैम्प्ट दे चुके हैं, और उनसे उनके बारे में जानने की कोशिश करो कि वो कहाँ गलतियाँ करते रहे जिनके वजह से उनका अटैम्प्ट नहीं क्लियर हो पाया। तो बहुत कम होता है कि कैंडिडेट का एक ही अटैम्प्ट में ये क्लियर हो जाता है। तो वैसे 21 नंबर का जो विद्यार्थी है, काफ़ी कम उम्र का है, 21 नंबर ऑल इंडिया रैंक उनका 21 आया, उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में 21 आ गया। तो देखिए, होता यह है कि मेरा मानना है कि उस कैंडिडेट ने काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी शुरू कर दी होगी और काफ़ी कुछ सीखा होगा दूसरों की गलतियों से। तो उन गलतियों को आप सुधार सकते हो, दूसरों की गलतियों को देख करके आप उन गलतियों को दोहराना छोड़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 2-4 अटैम्प्ट फेल होकर के ही जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। और जैसा कि प्रदीप सिंह जो रैंक 1 जिनका आया, तो कई सारे अटैम्प्ट वो दे चुके थे और काफ़ी मैच्योर्ड थे वो, और अच्छा रैंक उन्होंने प्राप्त किया। अच्छा रैंक प्राप्त किया मतलब टॉप किया। ठीक है। तो आप लोग का भी नंबर अच्छा आ सकता है, परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। ठीक है। बस फोकस करना है और अपने आप पर फेथ रखना है, विश्वास रखना है। तो चलिए आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो पहला आर्टिकल है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट मतलब मौद्रिक घाटा। मेंस जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को रिलेट कीजिए। तो फिस्कल डेफिसिट फर्स्ट क्वार्टर में हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर 83% हमारे बजट से ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो वाह हैज़ द इंक्रीज्ड, एफडी क्यों बढ़ा हमारा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का वजह क्या है? तो देखिए, वजह तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ईजी है कि सरकार की रेवेन्यू कम आ रही है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। सरकार की रेवेन्यू कम आ रही है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम आ रही है। तो फिस्कल डेफिसिट बराबर टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। यानी कि जितना मौद्रिक घाटा हुआ बराबर टोटल एक्सपेंडिचर जितना खर्च हुआ, माइनस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। और प्लस रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना आया, तो इस तरीके से आप एफडी निकाल सकते हो। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट। तो टोटल अर्निंग ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू हैव कोलैप्स्ड ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। तो सरकार का पूरा रेवेन्यू 4-5-6 महीना से बिल्कुल कोलैप्स्ड है कोविड पेंडेमिक की वजह से और पीछे इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से। द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन हेल्थ एंड स्कीम टू रिवाइव द इकोनॉमी इंक्रीज्ड। तो भारत सरकार ने काफ़ी कुछ स्कीमें निकाली, काफ़ी हेल्थ पर भी अभी कुछ एक्सपेंडिचर हुआ। तो गोया कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है लेकिन रेवेन्यू घट रहा है, तो ये चीज़ें एफडी को इंक्रीज करता चला जा रहा है। द फैक्टर क्रिएटेड ए ह्यूज गैप बिटवीन द रिसिप्ट अर्न बाय द गवर्नमेंट एंड द एक्सपेंडिचर। देखिए, पहले भी एफडी होता था, लेकिन अब क्या हो गया कि एफडी जो है एक बहुत बड़ा गैप हो गया, मतलब रेवेन्यू में और एक्सपेंडिचर में गैप बहुत ज़्यादा हो गया। तो जैसा कि हमने कहा कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जो सरकार का बजट था, 83% जो है ये हो गया, एफडी हो गया 83% इस बजट में। यानी कि कह लें कि जो बजट सरकार का कलेक्शन रहा उसमें 6.8% ही अर्निंग हुई, यानी कि रेवेन्यू आया, बाकी सब जो है फिस्कल डेफिसिट में चला गया। द ड्रॉप इन द टैक्स नेट टैक्स रेवेन्यू इट इज़ 46% लो कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू 46% जो है, लास्ट पिछले साल की बात है, पिछले साल से 46% कम हो गया।
ठीक है, और एक ह्यूज गैप हो गया, मतलब 6.8% ही जो है हमारा बजट कलेक्शन रहा, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन रहा बजट के लिए फाइनेंशियल ईयर 2019। व्हाट वाज द रीज़न फॉर द लो रेवेन्यू कलेक्शन? तो रीज़न क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट ना होने का रीज़न क्या है? तो सीधी सी रीज़न है कोविड-19 के वजह से जो पूरा इकोनॉमी लॉकडाउन है, इसके वजह से। और दूसरा पुअर कलेक्शन टैक्स पहले से भी जीएसटी की वजह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स काफ़ी, ये दोनों टैक्स जो है काफ़ी प्रभावित था। इंटर स्टेट और फिर उसके बाद सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन, ये सब बिल्कुल कह लें कि काफ़ी लंबे टाइम से सही से जीएसटी को लेकर सरकार ने जो सोचा था कि रेवेन्यू बढ़ेगी, वो रेवेन्यू बढ़ा नहीं, और फिर पेंडेमिक भी आ गया तो सरकार की रेवेन्यू घटती चली गई। द सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन वेर एट 52% ऑफ इट्स टारगेट इम्प्लाइंग पुअर हाउस होल्ड कंजप्शन डिसऑल्ड अफेक्शन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन। तो 52% ऑफ टारगेट था सरकार का कि रेवेन्यू सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन जो है आएगी और ये कंजप्शन होगा हाउस होल्डिंग, और फिर इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, लेकिन हुआ नहीं। तो रहा सवाल पर्सनल इनकम टैक्स की। द पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन, यानी कि कंजप्शन को लेकर जो आप चीज़ें खरीदते हैं, आप देखिए टूथपेस्ट भी खरीदते हो ना, तो आप उसमें कुछ ना कुछ लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आम नागरिक क्या समझता है कि वो टैक्स नहीं देता है। देखो एक बात मैं यहाँ पर मेरे जहन में आ गया, तो मैं बता देता हूँ आपको। आम नागरिक को लगता है कि वो टैक्स नहीं देता। उनको लगता है कि जो गरीब, जो हाउस होल्डर, जो 200-300 रुपये कमाई करके रोज़ अपना घर बार चलाते हैं, उन लोगों को लगता है कि मैं क्या टैक्स दूँ, मैं थोड़ी टैक्स दे सकता हूँ। लेकिन बेचारे को पता नहीं है, वो दिन रात टैक्स भरता रहता है, ठीक है। और फिर भी बहुत सारे अमीर, बहुत सारे रिच क्लास के लोग उनको कहते हैं कि अरे तुम लोग तो देश में जो है खाली बस टैक्स वगैरह जो है आप लोग देते नहीं हो, बस सारी फैसिलिटीज़ स्कीम्स वगैरह सरकार जो इशू करती है सारे फ़ायदे उठाते हो, और टैक्स तो सारे हम लोग अमीर लोग भरते हैं। तो देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, है कि नहीं, ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है। बेचारे वो दिन रात टैक्स भरते रहते हैं। आप एक टूथपेस्ट खरीदते हो, आपको नहीं लिखा रहता उसमें इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, आप सारे टैक्सेस पे करते हो। एक ब्रश खरीदते हो, एक कोलगेट खरीदते हो, एक कुछ भी आप खरीदते हो, एनीथिंग ऑफ, एक सुई भी खरीदते हो, उसमें भी आपको टैक्सेस पे करने होते हैं, ठीक है। वो इंक्लूसिव, तो सरकार का जो टारगेट था कि कंजप्शन बढ़ेगा, तो कंजप्शन से 52% हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, 52% आएगा जीएसटी कलेक्शन, और बाकी पर्सनल इनकम टैक्स आएगा। हाँ, अब यहाँ पर रिच क्लास लोगों की बात है। रिच क्लास लोगों से जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, देखिए हाँ, सवाल सिर्फ इतना है, टैक्स दो तरह का होता है, आप समझ लो। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि डायरेक्ट जो है कंपनियों से ली जाती है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी से जो है उन पर टैक्स जो है उनको पे करना होता है, ठीक है। और एक टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि एक जो 200 रुपया 300 रुपया जो बंदा कमाता है, और जो वो बाज़ार से शॉपिंग करता है, कोई चीज़ खरीदती है, तो वो डायरेक्ट टैक्स नहीं देता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स देता है। जो चीज़ें वो खरीदता है उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है, और फिर वो उसमें जो है वो चीज़ें जो वो बाई करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है, आम नागरिक इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। तो सरकार का टारगेट था, ठीक है, और ये इसमें कंजप्शन बढ़ेगा, हाउस होल्डिंग कंजप्शन बढ़ेगा, और फिर हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन ये हुआ नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स तभी बढ़ता जब कंजप्शन बढ़ता, और कंजप्शन तभी बढ़ता जब लोगों के पास काम होता, और लोगों के पास काम होता तो पैसे आते, और पैसे आते तो लोग खर्च करते। लेकिन ऐसा कुछ मार्केट में जो बूस्ट होनी चाहिए थी, वो चीज़ हुआ नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो अब पर्सनल इनकम टैक्स वही है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये था पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन। ये भी कम रहा, कॉन्ट्रैक्शन रहा हमेशा। सैलरीज ऑफेंड बाय द कंपनीज ड्यू टू लॉस डिमांड एंड सेल्स, डिमांड में कमी रही, सेल्स में कमी रही, कंपनी को नुकसान हुआ। ओवरहेड कॉस्ट देयर बाय डायरेक्टली अफेक्टिंग द पीपल एक्सपेंडिचर, और फिर लोगों के खर्च पर इसका असर पड़ा। और दिस इज ऑल्सो ब्रोक द चेन ऑफ एक्सपेंडिचर। देखिए ये एक चेन होता है, जब एक जगह पर इकोनॉमी के एक पहिया में नुकसान होता है, तो उससे कई सारी चीज़ें रिलेटेड होते हैं, वो सारी चीज़ों में फिर वो जो है प्रभाव पड़ता है। हाँ कहने मतलब अब सरकार रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकती है? तो देखिए सरकार रेवेन्यू बढ़ा सकती है, पीएसयू को सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, सरकार अपना शेयर बेच रही है। तो ऐसे में सरकार जो है अपना जो फिस्कल डेफिसिट, मौद्रिक घाटा है, सरकार पूरा करना चाहती है अपने डिसइन्वेस्टमेंट करके। आप समझ रहे हो ना, डिसइन्वेस्टमेंट। पीएसयू में जो सरकार का शेयर है, सरकार उस शेयर को बेच करके अपने रेवेन्यू को जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश में है, और ये कर सकती है। तो तकरीबन डिसइन्वेस्टमेंट सरकार कर सकती है 2.1 ट्रिलियन, ठीक है, 2.1 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी डॉलर नहीं, रुपया, ठीक है, डॉलर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सेंटिमेंट ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी एंड अनसर्टेनिटी हैव टू द एड्रेस फॉर द डिमांड बूस्ट एंड द ब्रिक द इकोनॉमी। और फिर जो बना हुआ है कि इनसिक्योरिटी जो बना हुआ है, लोग बैंकों में पैसा नहीं रखना चाहते, और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, लोग कंपनी के लिए एब्रॉड लोन नहीं लेना चाहते कि अपने को ज़्यादा एक्सपेंड कर दे। उनको लगता है कि हाँ, उनको लगता है कि डिमांड नहीं है मार्केट में, अगर लोन ले भी लिए तो डूब जाएंगे, ये हो जाएगा। तो एक इनसिक्योरिटी जो बढ़ा हुआ है, जो डिमांड को लेकर जो है कंसर्न है, ये सब इन्फॉर्मेशन, ये सब जो है एम्पावर करने की ज़रूरत है
इस चीज़ को जो है लोगों को विश्वास दिलाने की ज़रूरत है, पहला आर्टिकल तो। दूसरा आर्टिकल है बैंक रिफॉर्म। तो आप पहले वाले आर्टिकल से ही रिलेट कर लो इसको। मेंस जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को रिलेट कीजिए। द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ नेगेटिवली इम्पैक्टेड मैनी स्मॉल स्केल मीडियम बिजनेसेस। तो कई सारे बिजनेस पर, छोटा बड़ा हर बिजनेस पर, और इनका इम्पैक्ट रहा कोविड-19 पैंडेमिक का। दिस हैव द इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ बैंक क्रेडिट स्पेशली द पब्लिक सेक्टर बैंक। और ख़ास तौर से पब्लिक सेक्टर बैंक पर, सार्वजनिक बैंक पर काफ़ी इनका प्रभाव पड़ा है कोविड-19 का। तो 75% बैंक का जो है ये क्या है, ये तकरीबन जो है एसेट है वो कर्ज का एसेट है, यानी कि 75% आवाम का, पब्लिक का बैंक के पास जो है लोन है, लोन एसेट है 75%। तो द इंटरेस्ट चार्ज ऑफ द कस्टमर्स हैव बीन इंक्रीजिंग इन द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन एक्सपेक्टेड टर्न मोस्ट ऑफ द। और फिर जो इस सिचुएशन बनी हुई है, जो बैंकों का जो लोन है, ये ऐसा लग रहा है कि ये सब ईएमआई वगैरह सब लोग जो बड़े बड़े कंपनी ने जो ली है वो नहीं दे पा रहे हैं। अब वो लगता है कि वो भी एनपीए में ही जो है बढ़ जाएगा। द मैनेज टू द एनपीए पीएसबी इंक्रीज द क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमिक गवर्नमेंट नीड टू द। तो एनपीए को और जो क्रेडिट, जो बैंक को जो रेगुलेशन की जो जितनी की ज़रूरत है उसमें काफ़ी लैक हो गया, काफ़ी जो है कह लेके अनबैलेंस हो गया। तो इस अनबैलेंस को इन्फ्यूज़ करने के लिए 90,000 करोड़ रुपया चाहिए बैंकों को, पीएसबी को 90,000 करोड़ रुपया चाहिए, क्योंकि 75% बैंकों का एसेट जो है लोन में है। समझ रहे बात? लोन में मतलब कौन? वो लोन में है कि जो पब्लिक का एसेट है, समझ रहे बात? 75%। अतः 90,000 करोड़ रुपया सरकार को इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है एनपीए को, जो है एनपीए को और पीएसबी बैंक को मैनेज करने के लिए, ग्रोथ को मैनेज करने के लिए और उसको रेगुलेट करने के लिए इतना इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है। मतलब उनको इतना इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है बैंकों को, समझ रहे बात? तो ये काफ़ी मुश्किल है। तो अभी हमने देख रहे थे कि सरकार के पास पैसे नहीं है उधर, और इधर देख रहे हैं कि एनपीए को मैनेज करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक को रेगुलेट होने के लिए 90,000 करोड़ इनको चाहिए। तो आरबीआई ने रिकमेंडेड किया गवर्नमेंट को कि अपना स्टेक रिड्यूस कर ले पब्लिक सेक्टर बैंक से। और जैसा कि मैंने बताया था अभी पिछले में कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने को डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, चूँकि सरकार के पास भी पैसे नहीं है बैंकों को इन्फ्यूज़ करने के लिए। तो देखिए बात यह है कि डिले है, एनपीए को डाटाबलाइज करना की ज़रूरत है, और होल कुल क्रेडिट डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमी। अगर एनपीए को नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी बड़ी डिवास्टिंग होगा, बहुत बहुत ज़्यादा। द वे फॉरवर्ड क्या? ओनरशिप द गवर्नमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द पीएसबी नीड टू बी द सेपरेटेड बाय सेटिंग अप एंड द इक्विटी होल्डिंग कंपनी एज बफर इन द बिटवीन ऑफ द टू। देखिए पीएसबी को गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट, जो गवर्नमेंट जो करती है, इसको सेपरेट करना चाहिए, ठीक है। और करना ये चाहिए कि पीएसबी को भी ऑटोनॉमी देनी चाहिए, और वो को फंक्शन करने के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट कैन विथड्रॉ इट्स मेक फ्रॉम दैट पीएसबी, और सरकार को ज़्यादा कम से कम पीएसबी के रेगुलेशन में जो इंटरफेयर करनी चाहिए। तो वे फॉरवर्ड ये बताया जा रहा है, देखिए ये क्या होता है। तो तीसरा आर्टिकल है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम सरकार निकालती है सोशल, सामाजिक आर्थिक तौर पर जो लोग पिछड़े हुए हैं उन लोगों के लिए। तो मेंस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से आर्टिकल को रिलेट कीजिए। तो पार्लियामेंट्री पैनल ऑन लेबर, तो एक पैनल है पार्लियामेंट्री लेबर, इन्होंने कुछ सजेशन किया है सोशल सिक्योरिटी बिल के ऊपर, एक सुझाव प्रस्तुत किया है। ये 9 सूत्री सुझाव है, यहाँ पर ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी के लिए जो रिकमेंडेशन दिया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो पहला ये था कि इट रिकमेंडेड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर एंड ऑल्सो प्रपोज्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्रेम ए पॉलिसी इंक्लूड जिग इकोनॉमी वर्कर। तो जो लोग वर्कर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे देश में 80 से ज़्यादा % अनऑर्गेनाइज में काम करते हैं, यानी कि कोई ऑटो चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुली मजदूरी कर रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी, जो भी। तो ये क्या है ना कि अनऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर जॉब कोई कर रहा है, किसी कंपनी में जाके काम कर रहा है, तो क्या है, बंदे को कभी भी निकाला जा सकता है। उसकी मतलब वो कन्फर्म नहीं है कि उसको जो है हर महीना सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। कभी भी उनका बॉस कह सकता है भाई साहब कल से नहीं आना, ठीक है। तो ये क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो उनके लिए ये क्या है कि यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन हो, ठीक है। रिकमेंडेड किया गया है जिग इकोनॉमी वर्कर को, जो है सोशल यूनिवर्सल मतलब सारे लोग के लिए जो है एक सोशल प्रोटेक्शन वर्कर होना चाहिए, ये था जिग इकोनॉमी वर्कर का। दूसरा था बोथ एंड सेंटर, ये दोनों कर सकती है इन्फॉर्मेटी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्कीम निकालती है सोशल सिक्योरिटी के लिए, ये दोनों को रेगुलेट करने के लिए क्या करे, दोनों को मर्ज कर दे, यानी कि एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक तरह हो। और चूंकि ये कर सकती है सरकार, कंकरेंट सब्जेक्ट है ये, समवर्ती सूची में ये आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। तो दोनों ये क्या कर सकती है कि यूनिफॉर्मिटी ला सकती है इस कानून में, सोशल सिक्योरिटी कानून में, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए जो सरकार निकालना चाहती है। तो कंपोजिट मॉडल डेवलप करना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी को, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी पर्सन, डिसेबिलिटी का डिग्निफाइड लाइफ। तो एक इज्जत की ज़िंदगी जीने के लायक
शिक्षा, स्वास्थ्य, सिक्योरिटी, ओल्ड एज पीपुल के पेंशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है डेवलप्ड एक अच्छा ही एक कॉम्पोसाइट मॉडल में, एक अच्छे मॉडल में इसको लाने की ज़रूरत है। ठीक है, देयर शुड बी द क्लियर डिमार्केशन ऑफ द एरिया बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट बाय द ओवरलैपिंग डुप्लीकेशन। और सेंट्रल गवर्नमेंट के हद और स्टेट गवर्नमेंट के जो दायरा है जो सोशल सिक्योरिटी के को इम्प्लीमेंट करने का, तो अच्छे से डिफाइन हो। ऐसा ना हो कि जो लोग जो है इसमें नहीं आते हैं वही लोग बार बार इसका फ़ायदा उठा ले, ऐसा ना होना चाहिए। समझ रहे बात? हमारे यहाँ क्या होता है कि एक व्यक्ति जिसके पास किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सोशल सिक्योरिटी का भी वही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन लोगों को मिलना चाहिए, एक पता होना चाहिए। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ जी इकोनॉमी वर्कर हैज़ टू बी एक्सपेंडेड रिकमेंडेड देम द सोशल। तो जी इकोनॉमी वर्कर को एक्सपेंडेड करना चाहिए और इसको बड़ा करना चाहिए कि जी इकोनॉमी वर्कर में कौन कौन लोग आते हैं, इसको एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है, छठा चीज़ है सोशल सिक्योरिटी फंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर हैज़ टू बी एक्सपेंड ऑफ द एरिया सोशल पर्सनल प्रोटेक्शन हॉस्पिटलाइजेशन हेल्थ। तो इसको एक्सपेंड करना चाहिए सोशल सिक्योरिटी को, प्रोटेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस, ओल्ड एज पेंशन। तो ये उससे भी आप रिलेट कर लीजिए। ये छठा टॉपिक तीसरा टॉपिक से ये रिलेट कर लीजिए। सातवां है सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर ऑर्गेनाइज। तो फंड एक बनाना चाहिए सोशल सिक्योरिटी के लिए, वर्कर के लिए इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एम्प्लॉइज़ के लिए, एम्प्लॉय के का भी, और स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें से जो है कुछ इन्फ्यूज़ करे। ए नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर एंड द स्कीम दे आर रजिस्टर्ड इज टू बी क्रिएटेड अलाउ देम टू अवेल द बेनिफिट द केस माइग्रेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, द डाटाबेस शुड बी देन लिंक टू द माइग्रेंट वर्कर सच कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्ट्रीट वेंडर एंड द। तो ये सबको इसमें लाना चाहिए सारे लोगों को। तो ये था आज का आर्टिकल्स। आई होप ये आर्टिकल्स आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो शेयर करो और वीडियो को पूरा देखा करो, और उन्हीं लोगों को शेयर करो जो आईएएस के विद्यार्थी हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।